आज की वीडियो में बात करेंगे फूड पॉइजनिंग की। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं पहले। फूड पॉइजनिंग इज एन एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ द फूड और ड्रिंक विच आर कंटामिनेटेड विद आइदर living bacteria or their toxins or inorganic chemical substances and poison delivered from plant and animals। या एक और इसका डेफिनेशन है इलनेस कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड एंड केमिकल पॉइजनिंग। मतलब फूड पॉइजनिंग उसे कहते हैं, जैसे हम पहले भी बताए थे इसके पहले वीडियो में जब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन स्टार्ट किए थे तब उसमें बताए थे फूड पॉइजनिंग कैसे होता है। हमें पता भी नहीं रहता है कि खाना जो रखा हुआ है सामने, या तो रोड पे देख सकते हैं ठेले पे लगा रहता है, फास्ट फूड की भी बात कर सकते हैं इसमें। ठेले पे लगा रहता है खाना, वो हमको दिखने में तो अच्छा लगेगा, उसका स्मेल जो उसकी स्मेल आएगी वो भी बहुत ही अच्छी होगी, देखने में भी अच्छा है, स्मेल भी अच्छा है, तो खाने में भी ठीक होगा। उसमें पता नहीं चलेगा कि वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर कौन सा उसमें इन्फेक्शन है, वो देखने में नहीं पता चलेगा, ना ही खाने में पता चलेगा, ना ही उसको स्मेल करने में पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। लेकिन खाने के बाद से वो पॉइजनिंग जब कॉज करेगा तब पता चलेगा कि हाँ हमने ये खाया था और हमें पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, तो ये सिर्फ बैक्टीरिया या फिर वायरस या पैरासाइट्स से नहीं होता है, ये टॉक्सिन्स से भी होता है। टॉक्सिन्स या केमिकल्स, अगर जैसे आजकल के खेतों में अगर सब्जियां बोते हैं लोग, सब्जियां डालते हैं खेत में, उगाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उसमें खाद्य बहुत ज़्यादा डालते हैं उसमें। तो उसको जब घर पे लाएं तो उसे बहुत ही अच्छे से धो लें, साफ़ करें, फिर बनाएं, अच्छे से पकाएं, पूरा अच्छे से पक जाए, उसके बाद उसको खाएं, गर्म ही खाएं। ठीक। और दूसरा है कि अगर फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो भी घर पे ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से उसको पहले वॉश कर लें तब खाएं। फास्ट फूड बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि वो सड़े हुए 2-4 दिन का भी तेल रहता है, ऑयल रहता है, वही लोग यूज़ करते रहते हैं। एक ही रिफाइन में बार बार, एक ही रिफाइन को लोग बार बार बॉयल करेंगे, उसमें तलेंगे, फिर उसके बाद बेचते हैं। हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कंटामिनेटेड है, वो ख़राब है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन है, या फिर वो जो फूड हम लोग खाने वाले हैं, जो फ्रूट वेजिटेबल या फूड जो भी खाने वाले हैं हम लोग, वो एक वेक्टर बन चुका है जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिट करेगा हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे बॉडी को। ठीक। कुछ लोगों को शौक रहता है कि पॉइज़न खुद ही खा लें, तो वो पॉइजनिंग अलग है। इसके कॉजेज़ हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, केमिकल्स, वेजिटेबल पॉइजनिंग। कभी कभी पॉइजनिंग उससे भी होता है, जैसे कहते हैं लोग कि मछली के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, वाइट स्पॉट आते हैं बॉडी पे। दूध तभी लें जब 8 घंटा बीत चुका रहा मछली खाने के बाद। फिश इंटेक के बाद 8 घंटे बाद ही दूध का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, ऐसा कहा जाता है। और इसमें कॉजेज़ जैसा कि अभी डिस्कस किए हैं, बताए हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, केमिकल्स, वेजिटेबल पॉइजनिंग। बैक्टीरिया, वायरसेस ये तो पता नहीं चलेंगे, दिखेंगे भी नहीं। खाना अगर बन के रखा हुआ है तो उसमें भी ग्रोथ हो सकता है, अगर वो बासी है या फिर 2 घंटे बाद का है। बार बार खाना गर्म करना भी एक बैक्टीरिया को उसमें जन्म देना या फिर उसमें ग्रोथ कराना, बैक्टीरियल ग्रोथ कराने का एक जरिया बन जाएगा। बार बार अगर खाने को गर्म करें, ठंडा हुआ गर्म किए फिर खाएं, फिर ठंडा हुआ फिर गर्म किए फिर खाएं, तो ये तो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान यही करता है बैक्टीरिया और वायरसेस। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए खाना वही तभी यूज़फुल रहेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ तभी होगा उसमें जब खाना ठंडा हुआ, फिर से उसको गर्म किए, फिर ठंडा हुआ, फिर से उसको गर्म किए। तो इसीलिए खाना जब भी खाएं तो तुरंत का पका हुआ खाना रहे और बहुत ही अच्छे से पका रहे। खाना कच्चा रहेगा तभी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कॉलेरा हो सकता है, डिहाइड्रेशन होगा, डायरिया होगा, नौजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें होती रहेंगी। इसके सिम्टम्स में पहला वही है, नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया। तो अभी कॉजेज़ हो गए बैक्टीरिया, वायरसेस, केमिकल्स वही सारे केमिकल्स हैं जो कि सब्जी उगाते टाइम में किसान डालते हैं खेत में। जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं वो सारे केमिकल फ्रूट पे भी तो जाते होंगे, फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी फल निकलते हैं उसमें उस पर भी तो जाते होंगे वो केमिकल्स। अगर उसको अच्छे से वॉश ना करें, वैसे ही उसको बना के खा लें तो वो नुकसान करेगा। फूड पॉइजनिंग का एक कारण वो भी है। वेजिटेबल पॉइजनिंग, कुछ सब्जियां हैं जिनको एक साथ नहीं खा सकते हैं,
बात करेंगे टाइप्स ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेज। पहला है फूड बॉर्न इन्फेक्शन, दूसरा फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। फूड बॉर्न इन्फेक्शन में देखेंगे फूड बॉर्न इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कंटामिनेटिंग फूड इनटू द जीआईटी। कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो वायरस या बैक्टीरिया, जैसे उसमें स्टेफाइलो ऑरियस या बैसिलस सीरस, सैल्मोनेला स्पीसीज में सैल्मोनेला टाइफी या फिर जो भी है, अगर वो फूड में प्रेजेंट है और बॉडी में एंटर कर गया है तो हमारे जीआईटी में जाते जाते वो पूरे जीआईटी को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इट कैन आइदर बी फंगल, बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक। ये फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक कुछ भी हो सकता है। फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं। caused by consuming foods or beverage already contaminated with a toxin. Source of toxins are as follows: certain bacteria, poisonous chemicals, natural toxins. जैसा कि अभी कॉजेज में डिस्कस कर रहे थे कि वेजिटेबल्स या फूड पे पता नहीं चलेगा कि कौन सा वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई केमिकल है, तो इसीलिए अगर रॉ मटेरियल है, जैसे वेजिटेबल है, रॉ वेजिटेबल है कि जो बनाने से पहले धुल लें, उसको साफ कर लें, उसके बाद से बनाएं, या फिर जो सब्जियां हम जो खाना हम लोग खा रहे हैं तो वो बनने के 2 घंटे बाद तक खा सकते हैं, 2 घंटे के बाद से बिल्कुल ना खाएं। देखिए चिकन में देखिएगा आप लोग कि जब चिकन रख लें, बना लें, शाम को बना के खाएं, उसके 2-3 घंटे बाद उसको जब रख दीजिए तो किस तरीके से टूटता है, उसको एक बार उंगली लगा के देखिए किस तरीके से वो टूटता है, उसको तोड़ने की कोशिश करिए, उससे आवाज़ भी थोड़ी बहुत आएगी जब तोड़ेंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका रहेगा। इसीलिए वो सारी नॉनवेज तो बिल्कुल भी बासी नहीं खाना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म में है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये हीट स्टेबल होता है, जब जब खाने को गर्म करेंगे, जितनी बार उसको गर्म करेंगे उतनी बार वो उसमें ग्रोथ होता रहेगा इसका। पेस्ट्री, बेक्ड फूड, इन सब में ये होता है। इसका फीचर है, ये अपना सबसे पहला सिम्टम शो करता है वॉमिटिंग का। बैसिलस सीरस की बात करते हैं, ये भी हीट स्टेबल टॉक्सिन है। फ्राइड राइस, क्रीम सॉस इनमें होता है। फ्राइड राइस वॉमिटिंग और क्रीम सॉस डायरिया कॉज करता है। सैल्मोनेला स्पीसीज की बात करें तो इन्वेशन होता है इसका मैकेनिज्म। चिकन, बीफ, एग, मिल्क, इनमें ये ग्रोथ करता है। फीवर और डायरिया इसका मेन सिम्टम है। कैम्पाइलोबैक्टर स्पीसीज में देखा जाए तो उसका मैकेनिज्म इन्वेशन है। चिकन, बीफ, मिल्क, इनमें ये पाया जाता है, ये इसके व्हीकल्स हैं। इसका कॉज है, ये कॉज करता है, सिम्टम शो करता है फीवर और डायरिया। अगला एग्जाम्पल है विब्रियो पैराबिमोलाइटिकस। इसका मैकेनिज्म है इन्वेशन और ये सेल्फिश में पाया जाता है। फीवर और डायरिया इसका सिम्टम है। ई कोलाई की बात करें, एस्चेरिचिया कोलाई की बात करें, टॉक्सिन्स, वेरोटॉक्सिन्स इसका मैकेनिज्म है। सैलेड्स, बीफ, इनमें ये पाया जाता है। डायरिया, फीवर और डायरिया बीफ में है और सैलेड्स में डायरिया है। मैकेनिज्म अब इसका देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फूड पॉइजनिंग, सैल्मोनेला या फिर स्टेफाइलोकोकल की बात करेंगे। द कॉजेटिव एजेंट्स ऑन इंजेक्शन मल्टीप्लाई इन इंटेस्टाइन एंड गिव राइज एक्यूट इंटेरिटाइटिस और कोलाइटिस। सैल्मोनेला या स्टेफाइलोकोकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब भी कोई फूड इंटेक कर रहा है हम और वो कंटामिनेटेड है सैल्मोनेला या स्टेफाइलोकोकल से, अगर वो कंटामिनेटेड है तो बॉडी में जाने के बाद से बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा और इंटेरिटाइटिस या कोलाइटिस करेगा। इंटेरिटाइटिस मतलब उसोफेगस में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत घाव करेगा, बहुत ही माइन्यूट सा घाव करेगा, लेकिन कोलाइटिस कोलन में ये बहुत ज़्यादा घाव करता है, अल्सर्स करता है, ये बहुत ज़्यादा घाव करता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो कोलन में जब अगर ये घाव करे, अल्सर्स करे तो उसको कोलाइटिस कहते हैं। उसोफेगस के साइड में करे तो इंटेरिटाइटिस कहते हैं, जिसमें बहुत कम घाव रहता है, लेकिन कोलन में कोलाइटिस जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा घाव करता है। दूसरा है द ऑनसेट इज जनरली सडन विथ चिल्स, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया। ये होने के बाद से
थोड़ी ठंड आएगी, जब इसका ऑनसेट हो जाएगा, जब इन्फेक्शन होगा, फूड पॉइजनिंग होगी, तो ये सिम्टम क्या शो करेगा। पहला सिम्टम चिल्स, ठंड लगेगी, फीवर आएगा, नौजिया होगी, मिचली आएगी, वोमिटिंग होगा और वाटरी डायरिया होगा कभी कभी। और कभी कभी फूड पॉइजनिंग से स्टूल में ब्लड भी आने लगता है। जब अल्सर्स, कोलाइटिस ये कॉज करता है और अल्सर्स बहुत ही ज़्यादा घाव करते हैं, तब इसमें जब ये घाव बना लेगा, जब स्टूल करने जाएंगे, जब एक्सक्रीशन करने जाएंगे, तो एक्सक्रीशन के थ्रू इसमें ब्लड भी आता है कभी कभी। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में सेफ हैंडलिंग, सेफ शॉपिंग, सेफ स्टोरेज, सेफ फूड प्रिपरेशन, सेफ कुकिंग और सेफ ड्रिंकिंग। पहला है सेफ हैंडलिंग में कुकिंग और स्टोरेज है। सेफ शॉपिंग में एक्सपायर्ड फूड शुड नॉट बी बॉट। जो एक्सपायर हो गया रहा फूड, अगर हम पैक्ड हुआ ले रहे हैं कोई भी चीज़, पैकिंग है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देख लेंगे, मैन्युफैक्चर डे और एक्सपायरी डेट, जिसके बाद ही हम कोई भी प्रोडक्ट लें। एंड लीकिंग पैकेजेस शुड नॉट बी बॉट। अगर लीकेज है, कोई पैकेट फटा हुआ है, लीकेज है, तो उसको भी खरीदना नहीं चाहिए। सेफ स्टोरेज, इट शुड बी केप्ट सेफ एंड रेफ्रिजरेटर। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसको रेफ्रिजरेटर में रखने लायक है, तो उसको वहीं रखें। कूल प्लेस पे चाहिए, जैसा उसको टेम्परेचर चाहिए उसी पे रखें, अदरवाइज वो कंटामिनेटेड हो जाएगा अगर उसको उसका फेवरेबल कंडीशन या इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो। सेफ फूड प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ऑल द इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली वॉश्ड एंड द फूड आइटम्स एंड रॉ मीट बिफोर कुकिंग। अगर फूड प्रिपरेशन की बात करें तो जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, खाना बनाने के लिए हमें सब्जियां चाहिए होंगी या फिर चावल दाल जो भी चाहिए होगा, रॉ मटेरियल में जो भी रॉ इंग्रेडिएंट में जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, उन्हें प्रॉपरली वॉश करें, बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करें। और जब खाना बनाए, जैसे सेफ कुकिंग में अ मीट थर्मोमीटर शुड बी यूज्ड। ग्राउंड मीट should be cooked at 160 degree Fahrenheit, ground pottery at 165 degree Fahrenheit, beef roast and chops at 145 degree Fahrenheit. Food should not be left out for more than 2 hours. कुकिंग की बात करें तो कुकिंग में जैसे खाना कोई भी बना रहा है, अगर वेज बनाए, नॉन वेज बनाए, वेज बनाए तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पका लें, अच्छे से हो जाए तब उसको खाएं, और गर्म खाएं, ठंडा करके कभी भी ना खाएं। सेफ़ कुकिंग की बात करें तो सेफ़ कुकिंग में अगर सेफ़ कुकिंग में नॉनवेज की बात करते हैं तो नॉनवेज में एक मीट थर्मोमीटर आता है, या फिर टेम्परेचर खुद से मेंटेन करके बहुत अच्छे तरीके से उसको पकाएं, और नॉनवेज कभी भी कच्चा ना खाएं, जिससे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। कंटामिनेटेड फूड रहे या फिर वेज या नॉनवेज कोई भी फूड रहे तो वो नुकसान करेगा और उससे फूड पॉइजनिंग होगी। अब सेफ़ ड्रिंकिंग की बात करते हैं। The water we used to drink should be pure or boiled before drink. अगर बात करते हैं सेफ ड्रिंकिंग की, तो जो भी पानी हम लोग पीते हैं, चाहे जो भी पानी हम लोग पी रहे हैं, घर में है या बाहर खरीद रहे हैं, तो वो सेफ़ हो, सुरक्षित हो और बहुत ही अच्छे से प्यूरिफाई किया हुआ हो। अगर प्यूरिफाई नहीं कर पा रहे, किसी के यहाँ प्यूरिफायर नहीं है, तो पानी को लें, उसको बॉयल करें, ठंडा करें, फिर पिएं, लेकिन साफ़ पानी पिएं। जैसे कॉलेरा में बात हम लोग कर रहे थे, तो कॉलेरा ज़्यादातर की पानी की वजह से ही फैलता था। पहले ये करते थे लोग, पहले कुछ ज़्यादा ही कॉलेरा था, क्योंकि पहले लोग ये करते थे कि जिस पानी से लोग खाना बनाते थे, जो पानी लोग पीते थे, उसी पानी में नहाना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, हर एक काम करते थे। टॉयलेट भी जाते थे लोग तो उसी साइड में जाते थे, पानी की तरफ ही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सेफ़ ड्रिंकिंग रखना चाहिए, सेफ़ ड्रिंकिंग करना चाहिए, जो पानी पी रहे हैं वो साफ़ रहे। ये कंप्लीट हो गया फूड पॉइजनिंग। अब बात करते हैं हुकवॉर्म की। हुकवॉर्म एक ऐसा निमेटोड है, निमेटोड फैमिली का है ये हुकवॉर्म। ये इन्फेक्शन कॉज करता है, वो भी इंटेस्टाइनल। इसके बारे में पढ़ेंगे। हुकवॉर्म्स आर इंटेस्टाइनल ब्लड फीडिंग पैरासिटिक राउंड वॉर्म्स दैट कॉज इन्फेक्शंस नोन एज हेल्मिंथियासिस। हुकवॉर्म की बात करें तो ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करने वाला राउंड वॉर्म है, जो कि निमेटोड फैमिली का है, ठीक। और ये ब्लड सकिंग या ब्लड फीडिंग एनिमल है, ये ब्लड को सक करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन से ये ब्लड को सक करता है।
वहाँ पे घाव करेगा, फिर वहाँ से ब्लड को सक करना स्टार्ट करेगा, जिससे एनीमिया होता है। जैसे छोटे बच्चों को देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि मिट्टी खाते रहते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो उनका पेट निकल जाता है, मिट्टी खाने से पेट निकला रहता है और स्किन का कलर चेंज रहता है, पीले दिखते हैं एकदम, तो उनको एनीमिया हो रखा रहता है। एनीमिया होता है छोटे बच्चों को, मैक्सिमम छोटे बच्चों को एनीमिया होता है, क्योंकि वो बच्चे मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी में इनका लार्वा प्रेजेंट होता है, हुकवर्म का लार्वा प्रेजेंट होता है मिट्टी में, मिट्टी से ही वो फैलता है, मिट्टी में प्रेजेंट होता है। और जब मिट्टी के टच में जाएंगे हम लोग विदाउट एनी प्रिकॉशन, अगर मिट्टी के टच में गए हम लोग, सॉइल के टच में गए, तो वहाँ से वो लार्वा हम लोग के स्किन पे आएगा, स्किन से वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे आगे, मैकेनिज्म इसका पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन इसका हम लोग देखेंगे अभी आगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जब डिजीज़ कोई भी, इसको अगर इन्फेक्शन कॉज करना है तो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचना जरूरी है। वहाँ जब पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये घाव करेगा, और घाव करने के बाद वहाँ से ब्लड को सक करना स्टार्ट करेगा, और सक करेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड को जब ये सक करेगा तो आयरन डिफिशियंसी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, एनीमिया होगा पेशेंट को, पेशेंट की कभी कभी डेथ भी हो जाएगी अगर ज़्यादा ये इसका इलाज ना करा और ये ब्लड को ज़्यादा सक करते रहें। तो जब इनकी संख्या बढ़ेगी, ये इनकी काउंटिंग बढ़ेगी, इनके नंबर्स बढ़ेंगे तो ये ज़्यादा ब्लड सक करेंगे। अगर एक करता है 10 ml, एक करता है एक हफ्ते में सक करता है, तो अगर वो 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए तो वो तो और भी ज़्यादा सक करेंगे, तो पेशेंट इस हाल में तो मरना ही है। ठीक, अब बात करते हैं इसके और स्पीसीजेस के जो इसमें हैं। इन ह्यूमंस hookworm infection caused by two main species of roundworm belonging to Ancylostoma duodenale and Necator americanus। इसके दो ऐसे स्पीसीज हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को, हमें और आपको अफेक्ट करती हैं, हमें और आपको इन्फेक्शन देती हैं, करती हैं, इन्फेक्ट करती हैं। पहला एंसाइलोस्टोमा डुओडेनेल और दूसरा है निकेटर अमेरिकानस, दो है, इन दोनों की बात करेंगे हम लोग, लेकिन आगे भी देखते हैं। इन अदर animals, the main parasites are species of Ancylostoma brasiliensis and Ancylostoma tubiforme. Wild cats are infected by Ancylostoma pluridentum. ठीक, dogs are commonly infected by Ancylostoma caninum. They are blood-sucking nematode worms। देखो, ये सारे जितने भी अभी इसके स्पीसीज देखे गए हैं, इनमें से सिर्फ दो है जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है, एंसाइलोस्टोमा डुओडेनेल और निकेटर अमेरिकानस। बाकी जो भी हैं वो सारे अदर एनिमल्स के लिए और सबके लिए कैटेगराइज ये किए गए, इनकी स्पीसीज को अलग अलग बताया गया है सबके लिए। और ये जो निमेटोड है, ये जो एनिमल है, ये ब्लड को सक करते हैं। ये वॉर्म्स जो है, ये कीड़े वॉर्म्स, ये ब्लड को सक करने वाले होते हैं। ठीक, एंसाइलोस्टोमा डुओडेनेल एंड निकेटर अमेरिकानस फाउंड इन ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, अभी बताएं, वहीं से ये वहीं के म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लड को सक करते हैं। इट इज़ सॉइल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये मिट्टी से फैलने वाला है, जैसा कि अभी बताएं कि ये मिट्टी से ही फैलेगा, उसका लार्वा मिट्टी में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लोग जाएंगे टॉयलेट के लिए तो वहाँ फिशेस ले आएंगे, फिशेस से वो मिट्टी में जाएगा, मिट्टी में उसका लार्वा प्रेजेंट हो जाएगा, जो फिशेज में है वो मिट्टी में जाएगा, तो मिट्टी के कांटेक्ट में अगर हम लोग आते हैं तो वो लार्वा हम लोग की स्किन पे आएगा, स्किन से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ के म्यूकस मेम्ब्रेन को ये अफेक्ट करेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके जियोग्राफी का। हुकवर्म्स आर द सेकंड मोस्ट कॉमन ह्यूमन वर्म्स आफ्टर एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। एस्केरियासिस कॉज करता है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक, एंसाइलोस्टोमा डुओडेनेल्स अकर इन द मिडल ईस्ट, साउथर्न यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। निकेटर अमेरिकानस फाउंड इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। जो दोनों ह्यूमन को अफेक्ट करने वाले वॉर्म्स हैं, पहला है स्पीसीज उसका एंसाइलोस्टोमा डुओडेनेल, वो पाया जाता है साउथ यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका में, और जो दूसरा इसका स्पीसीज है निकेटर अमेरिकानस, वो पाया जाता है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। दोनों की जियोग्राफी अलग अलग है और दोनों की जियोग्राफी इसमें मेंशन भी है और हम बताए भी हैं। आगे बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में ये इसका स्ट्रक्चर है,
दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं हुक वॉर्म्स के, मेल फीमेल है दोनों का। दोनों में जो एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल या फिर निकेटर अमेरिकानस है, इन दोनों के मेल फीमेल दोनों आते हैं। और ये किसी एक का ये स्ट्रक्चर है, मेल एक साइड में, फीमेल एक साइड में। इसमें ध्यान से देखेंगे तो दोनों का शेप सिलिंड्रिकल होता है, मेल फीमेल दोनों का। कलर इसका पिंक या रेड या ब्राउन होता है। और इसके स्ट्रक्चर में ये चीज़ ध्यान देंगे कि जो फीमेल्स होती हैं वो पोस्टीरियर इंड पे पॉइंटेड होती हैं, और मेल दोनों साइड में ब्रॉड होते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे भी ब्रॉड है और यहाँ पे भी ब्रॉड है, दोनों जगह पे ये ब्रॉड है। और फीमेल यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये पॉइंटेड है, ठीक। अब कैपिलरी बर्सा की बात करते हैं। कैपिलरी बर्सा पोस्टीरियर इंड कंटेन द मेल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक। कैपिलरी बर्सा की बात करें तो ये कंटेन करता है मेल जेनाइटल ऑर्गन की, इसकी बात हो रही है, कैपिलरी बर्सा की बात हो रही है। ये मेल जेनाइटल ऑर्गन्स कैरी करता है। फिर हेल्प्स इन कैप्चरिंग फीमेल वॉर्म ड्यूरिंग मैटिंग, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है मैटिंग के लिए। अब दोनों की साइजेस देख लें, साइजेस दोनों के अलग हैं। एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल की बात करें तो उसमें फीमेल की साइज है 10 to 13 into 0.6 mm और मेल है 8 to 11 into 0.5 mm। और एन अमेरिकानस में देखेंगे साइज फीमेल की 9 to 11 into 0.4 mm और मेल का देखेंगे तो 7 to 9 into 0.3 mm। इसमें निकेटर अमेरिकानस या फिर एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल दोनों के शेप एंड दोनों के साइजेस अलग अलग हैं। दोनों में मेल फीमेल है और दोनों में मेल फीमेल सबों का साइज अलग अलग है। अब बात करते हैं इसके बकल कैप्सूल या माउथ की। बकल कैप्सूल इसमें माउथ को उसके बोलते हैं। तो एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल और अमेरिकानस, निकेटर अमेरिकानस, इन दोनों के माउथ या बकल कैप्सूल्स दोनों डिफरेंट होते हैं। एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल की बात करें तो इनके पास दांत होते हैं, टीथ होते हैं। और निकेटर अमेरिकानस की बात करें तो इनके पास कटिंग प्लेट्स होते हैं। तो अगर एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल के पास टीथ है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन में अपनी दांत फंसाएगा और दांत फंसाने के बाद वहाँ पे घाव करेगा, जहाँ से उसको ब्लड मिलेगा और फिर वो ब्लड को सक करना स्टार्ट कर देगा। और निकेटर अमेरिकानस की बात करें तो वो अपने कटिंग प्लेट्स से म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगा और वहाँ पे घाव करेगा। कटिंग प्लेट से ही वो घाव भी करेगा, उसके बाद उसको सक करेगा, वहाँ से ब्लड को बहुत ही ज़्यादा सक करता है। और ये दोनों ब्लड सकिंग एनिमल हैं, ब्लड सकिंग वॉर्म्स हैं। तो अब इसमें लिखे क्या है, द हुक वॉर्म फीड ऑन ब्लड, दे आर वेल एडॉप्टेड टू सक ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। They use the teeth and cutting plates to attach and make wound on the intestinal mucosa. Their mouth is also provided by amphidial glands which secrete a potent anticoagulant on the wound to ensure continuous blood flowing. इनके पास एक ग्लैंड होता है एम्फीडायल या एम्फीडियल, एक ग्लैंड है इनके पास, जिससे कि ऐसा टॉक्सिन सिक्रीट होता है, ऐसा टॉक्सिन या फिर ऐसा केमिकल सिक्रीट होता है जो कि एंटी कोआगुलेंट होता है। वो ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देता है, थक्का नहीं जमने देता है। जैसे ब्लीडिंग होती है तो सबका कोआगुलेशन टाइमिंग अलग अलग होता है, किसी का 30 सेकेंड्स, किसी का 1 मिनट, किसी का 1 मिनट 20 सेकेंड्स, ऐसे करके कोआगुलेशन टाइमिंग अलग अलग होती है। तो जब ये अपने पास से एम्फीडियल ग्लैंड से ये जो केमिकल सिक्रीट कर रहा है, जो केमिकल यहाँ से निकल रहा है, तो वो एंटीकोआगुलेंट है, वो ब्लड को वहाँ पे क्लॉट होने नहीं देगा, वहाँ क्लॉटिंग होने नहीं देगा। तो वहाँ से ब्लड फ्लो होता रहेगा, लगातार ब्लड फ्लो होता रहेगा। इनके माउथ में एम्फीडियल ग्लैंड होता है जो कि यूज़फुल होता है ब्लड को कोआगुलेट ना होने देने में। ये ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देगा तो ब्लड फ्लो होता रहेगा और ये ब्लड को सक करते रहेंगे। अगर कोआगुलेट हो जाएगा तो ये सक कर नहीं पाएंगे, इनको बार बार घाव करना पड़ेगा तब ये सक करेंगे। फिर अगर सक नहीं कर पाएंगे, इनका वही खाना है, सक नहीं कर पाएंगे तो ये मर जाएंगे।
इसीलिए इनके पास नेचुरल गिफ्ट है कि इनके पास एक माउथ में ग्लैंड है, एम्फिडियल ग्लैंड, जो कि ऐसा टॉक्सिन या ऐसा केमिकल सिक्रेट करता है, ऐसा सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो कि एंटी कोआगुलेंट है और वो ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देता है, ब्लड का थक्का जमने नहीं देता है, ब्लड को रुकने नहीं देता है, ब्लड वहाँ से निकलते रहेगा, फ्लो होता रहेगा और ये सक करते रहेंगे। अब इसकी साइकिल देखें, लाइफ साइकिल देखते हैं। तो लाइफ साइकिल में है, पहला स्टेज इसमें है अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स पास्ड इन फिशेस, ठीक। उसके बाद 2 सेल स्टेज, एडवांस्ड क्लीवेज, फिर उसके बाद एम्ब्रियोनेटेड एग आर इंजेस्टेड, लार्वा हैच इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसका साइकिल है। अब देखेंगे कि हुकवॉर्म इन्फेक्शन ह्यूमंस को कैसे होता है। तो ये दिया है, लिखा है मैन बिकम infected when the infective larva which found in soil penetrate through the skin. The larva enter the blood vessels in the epidermis, reach the heart then lungs, जिसको कि heart lung migration कहते हैं. After 1 week the larva migrate from the lungs through the bronchial tree, reach the throat then swallowed and enter the intestine. In small intestine the larva attach to intestinal mucosa, make wound and feed on blood. Then grow into adult male and female worm in about 5 weeks. The mature worm mate after mating. The female worms start laying eggs. ठीक, तो अब बात करते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, कैसे फैलता है। तो अभी बता रहे थे स्टार्टिंग में जब हुकवॉर्म की बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि ये मिट्टी से फैलता है, मिट्टी से ही फैलता है। मिट्टी में इनका लार्वा प्रेजेंट होता है। जब हम लोग मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ से वो लार्वा हमारे स्किन पे आएगा, फिर वो स्किन को पेनिट्रेट करेगा, जिसको क्यूटेनियस फेज कह सकते हैं। क्यूटेनियस फेज उसको बोला जा सकता है क्योंकि वो अभी स्किन को पेनिट्रेट कर रहा है। और दूसरा है कि वो अगर स्किन के पास से वो वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में एंटर होगा, जो कि एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स रहते हैं, उनमें जब वो जाएगा तो उसको क्रीपिंग इरप्शन कहेंगे, क्रीपिंग इरप्शन, ठीक। फिर ब्लड वेसल्स से वो हो करके जाएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा वो लंग में, और लंग और हार्ट में ऐसे जाने से हार्ट से लंग में जो वो जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है, जिसको हार्ट लंग माइग्रेशन कहते हैं। इस माइग्रेशन को हार्ट लंग माइग्रेशन कहेंगे। 1 हफ्ते बाद जो लार्वा है, जो कि अभी लंग में जा चुका है, वो ब्रोंकियल ट्री के थ्रू पहुंचेगा लंग्स में, लंग्स से ब्रोंकियल ट्री के थ्रू पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्रोंकियल ट्री के थ्रू पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि अभी था लंग में। लंग से माइग्रेट होकर के वो जाएगा इस ब्रोंकियल ट्री में, और फिर वहाँ से होकर के वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो जो लार्वा है, जो अभी बात कर रहे थे एनसाइलोस्टोमा डुओडेनल और निकेटर अमेरिकानस, इन दोनों के पास एक के पास स्थित होता है, एनसाइलोस्टोमा डुओडेनल के पास स्थित होता है, एन अमेरिकानस के पास कटिंग प्लेट्स होते हैं। ये इससे म्यूकस मेम्ब्रेन पे, इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैच होंगे, और अटैच होने के बाद वहाँ पे घाव करेंगे। घाव करने के बाद जब ब्लड वहाँ से निकलेगा, फ्लो होगा, तो उसको सक करेंगे। अभी बात कर रहे थे कि इसके माउथ में, इसके मुंह में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एम्फिडियल ग्लैंड, जिससे एक सब्सटेंस सिक्रीट होता है जो कि एंटी कोआगुलेंट है। तो ये ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है, ब्लड को रुकने नहीं देता, और ब्लड लगातार बहता रहता है, जिससे कि ये ब्लड को सक करते हैं। और फिर इसके बाद से सक करते हुए ये मेल एंड फीमेल जो हैं ये एडल्ट होते हैं 5 हफ्ते में। और उसके बाद जब ये मैटिंग करते हैं तो मैटिंग के बाद से जो फीमेल्स होती हैं वो अंडे देती हैं, और दोनों के एक काउंट्स अलग अलग हैं। जैसे अगर बात करें एन अमेरिकानस, निकेटर अमेरिकानस की बात करें तो ये 10,000 से ज़्यादा पर डे अंडे देती हैं। एनसाइलोस्टोमा डुओडेनल की बात करें तो 30,000 से भी ज़्यादा ये एक दिन में अंडे देती हैं।
ठीक, अब इसके सिम्टम्स, जैसा कि अभी इसका इन्फेक्शन पढ़े कि ट्रांसमिट कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, अब इसका उसी वे में सिम्टम देख लें। जब अभी पेनिट्रेट कर रहा है वो, जैसे कि सॉइल के हम लोग कांटेक्ट में आ गए, सॉइल के कांटेक्ट में आते ही जब लार्वा हम लोग के स्किन पे आएगा और वो पेनिट्रेट करेगा स्किन को, तो वो क्यूटेनियस फेज होता है। और क्यूटेनियस फेज में ईचिंग होगा, रेडनेस और स्किन रैश। हमारे बॉडी पे मिट्टी या फिर धूल गर्दा कुछ भी लगता है तो ईचिंग होती है। ईचिंग होगी तो इतनी ज़्यादा ईचिंग होने लगती है कभी कभी कि वहाँ पे रैसेस आ जाते हैं, रेडनेस आ जाता है। ठीक, अब उसके बाद से दूसरा फेज है क्रीपिंग इरप्शन, जब ब्लड वेसल्स में हो जाता है। और जब ब्लड वेसल्स में जाएगा तो उसको क्रीपिंग इरप्शन बोलेंगे। और ब्लड वेसल्स में जाएगा तो वहाँ भी यही सिम्टम है, ईचिंग और रेडनेस। ईचिंग होगी और रेडनेस कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक, और वहाँ से जब हार्ट में जाएगा, हार्ट के बाद वो लंग में जाएगा, लंग में जाने के बाद उसको कहेंगे लंग फेज। और वहाँ पे न्यूमोनाइटिस करता है, छींक आएगा, जुकाम हो जाएगा, न्यूमोनाइटिस करता है। उसके बाद जब इंटेस्टाइन में आएगा, ब्रोंकियल ट्री के थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के पास पहुँच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, तो वहाँ पे उसको कहेंगे इंटेस्टाइनल फेज। जब वहाँ जाएगा तो वो लगातार ब्लड सक करेगा, घाव करेगा, ब्लड सक करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा मैटिंग के बाद, फिर उसके बाद से फिर से घाव करेंगे, सब मिलके घाव करेंगे, फिर ब्लड सक करेंगे और लगातार ये सब चलता रहेगा, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख ना लगना, नौजिया होता है, पेट में बहुत दर्द होगा, वोमिटिंग होगी, वेट लॉस होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, किसी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया होता है, और ब्लैक स्टूल, आयरन डिफिशियंसी होगी, या फिर कभी कभी ब्लड इतना ज़्यादा आने लगता है कि ब्लड स्टूल में मिक्स हो जाता है, या आयरन डिफिशियंसी तो बहुत ज़्यादा होगी भाई, जब ब्लड सक कर रहा है, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी होगी तो हीम है ही आयरन, तो आयरन की भी डिफिशियंसी होगी, आयरन डिफिशियंसी होगी तो उसको स्टूल ब्लैक आएगा। बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ की। द वर्म्स कंज्यूम्स द हीमोग्लोबिन ऑफ मदर, रिजल्ट्स बेबीज विथ लो बर्थ वेट और इवन डेथ ऑफ मदर आफ्टर डिलीवरी। प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखें तो कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, गांव में देखा जाता है अक्सर कि वो मिट्टी खाती हैं, उनको पसंद आता है मिट्टी। तो अभी बताया मिट्टी ही ट्रांसमिट करता है, उसका फेवरेबल जगह तो मिट्टी ही है, मिट्टी में ही रहेगा लार्वा। तो मिट्टी से लार्वा उनके बॉडी में एंटर होगा, स्किन के थ्रू एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ जाके जब घाव करेगा, ब्लड सक करेगा, तो बॉडी में ब्लड रहेगी। और प्रेगनेंसी में बच्चे को भी ब्लड चाहिए होता है, जो बच्चा है, बेबीज हैं, उनको चाहिए होता है ब्लड, और जब उसके पास ब्लड नहीं पहुंचेगा उसको भी हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होगी। तो जब वो जन्म लेगा तो उसका वेट कम होगा, या फिर कभी कभी हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाता है कि बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, और कभी कभी तो माँ भी एक्सपायर हो जाती है, मदर्स भी एक्सपायर हो जाती हैं। इन चिल्ड्रेन डिक्रीज्ड ग्रोथ रेट एंड मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। तो बच्चों में ये होता है, अगर बच्चे मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी के कांटेक्ट में हैं और उनको हुकवर्म अफेक्ट कर रहा है, तो उनका ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है, पेट निकलने लगेगा, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा और बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा। मेंटल डेवलपमेंट भी उनमें कम होता है, प्रोटीन और आयरन डिफिशियंसी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, जिसकी वजह से इनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देख लेते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में है प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट विद सॉइल, मिट्टी के कांटेक्ट में ना आए जल्दी, और आते भी हैं तो प्रिकॉशन के साथ रहें। प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ सॉइल विद ह्यूमन फीसेस, अगर बाहर की तरफ जाते हैं टॉयलेट के लिए तो डिकम्पोज करना सीखें, डिकम्पोज करते, पहले करते भी थे, बहुत सारे जगहों पे बहुत लोग करते थे डिकम्पोज, और आजकल तो सबके यहाँ टॉयलेट हो चुका है भाई, मोदी सरकार है तो सबके यहाँ होना ही है, तो डिकम्पोज करते थे पहले, और अभी है तो टॉयलेट है सबके पास। तो बचें, जितना हो सके बचें इन सब चीज़ों से। कंस्ट्रक्शन ऑफ लैट्रिन्स एंड इनकरेजमेंट ऑफ देयर यूज, सरकार वही कर रही है, लैट्रिन्स बनवा रही है, घर घर बनवाई, और फिर इनकरेज की लोगों को कि अब लैट्रिन यूज़ करें, बाहर ना जाएं, खुले में ना जाएं, खेत में ना जाएं।
डिसइंफेक्ट द सॉइल यूजिंग एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन टू किल द लार्वा। नमक को डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम लोग अपने घर में पोछा लगाते हैं तो नमक का यूज़ करते हैं। पानी में नमक को घोल लेंगे, फिर उसके बाद पोछा लगाते हैं, जिससे कि इसमें है इसका लार्वा, हुकवॉर्म का जो लार्वा है वो मर जाता है। तो इसीलिए आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं घर में पोछा लगाने से, डिसइंफेक्ट करने से किसी भी चीज़ को। डिसइंफेक्ट द नाइट सॉइल बिफोर यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, बिफोर यूज एज फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करने से पहले नाइट सॉइल को भी डिसइंफेक्ट कर लें। तो ये हुकवॉर्म है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यहाँ ख़त्म होता है।